महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है। विधानसभा का चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से लगातार चल रही है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता कहें, जिनका नाम है प्रेम शुक्ला, आप लगातार टीवी भी देखते होंगे, हमारे साथ बात करने के लिए खास तौर से मौजूद हैं। और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आखिरकार किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है बीजेपी का, या यूं कहें महायुति का, तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, क्या महाविकास आघाड़ी इस बार बाजी मारेगी या फिर महायुति बाजी मारेगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से तमाम लगातार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, इसलिए खास तौर से हमारे साथ मौजूद है प्रेम शुक्ला साहब, बात करेंगे। तो साहब क्या कहेंगे, जिस हिसाब से अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, अंतिम दौर में कहें कि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब वोटिंग शुरू होगी, इस दौरान क्या लगता है, आप चूंकि मुंबई से हैं, तमाम चीजें आपने देखा है, क्या इस वक्त आपको ग्राउंड पे क्या दिखाई पड़ रहा है? महायुति की महाविजय जो है वो सामने दिखाई दे रही है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय एकनाथ शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का जो विकास हुआ है, सिर्फ रेलवे के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 1,64,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। महाराष्ट्र में 132 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 354 किलोमीटर की मेट्रो लाइन की परियोजनाएं बनी हैं। समृद्धि महामार्ग आप देख रहे हैं, 6,000 किलोमीटर की रेलवे का नया ट्रैक महाराष्ट्र में बन रहा है। आपने देखा अटल सेतु, जो 1964 में जिसकी योजना बनी थी, यानी प्रबोधनकार ठाकरे के जमाने में योजना बनी। बाला साहब ठाकरे, प्रबोधनकार ठाकरे दिवंगत हो गए, बाला साहब ठाकरे दिवंगत हो गए, उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को लॉन्च कर दिए, लेकिन समृद्धि महामार्ग अटल सेतु का काम प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उस कार्य को पूरा कर दिया। कोस्टल रोड, कल्पना कीजिए 1972 से ये योजना थी, फिर वही जो है प्रबोधनकार बाला साहब, उद्धव जी और आदित्य के युग में उनका काम नहीं प्रारंभ हुआ, लेकिन इसको एकनाथ शिंदे की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने साकार करने का काम किया। तो जिस तरह से विकास की गति दी है, सामान्य महिला है तो गर्भ के में उसके भ्रूण आने से लेकर उसके जीवन काल तक विविध योजनाओं से महिलाओं को सशक्त करने का काम हुआ। और लाडली बहन योजना आप देख ही रहे हैं कि 2,30,00,000 महिला लाभार्थी सीधे जो है उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। और एक कल 2.5 वर्षों का लोगों ने उद्धव ठाकरे का भी देखा हुआ है कि खिचड़ी में घोटाला, औषधि कोरोना की उसमें घोटाला, कोरोना के जो है जो उसमें सेंटर्स बनाए गए उसमें घोटाला, जितनी योजनाएं थी, मेट्रो बंद, कोस्टल रोड बंद, अटल सेतु बंद, तो योजनाओं को वो स्थगनादेश दे रहे थे और यहाँ गति दे रहे हैं। तो दोनों का जब तुलना करते हैं लोग, तो स्वाभाविक तौर पर महायुति के पक्ष में मानस जबरदस्त ढंग से तैयार हो रहा है। आप मानते हैं, मैं मानता हूं कि जैसा आप कह रहे हैं विकास को लेकर चुनाव होने चाहिए, विकास का बड़ा मुद्दा होना चाहिए, डेवलपमेंट का मुद्दा, लेकिन इस चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं न कहीं एक साइड में होता जा रहा है। यहाँ पर एक मुद्दा बड़ा पकड़ लिया है, बंटोगे तो कटोगे। अब योगी आदित्य जी का नारा है और हर जगह गूंज रहा है। अब देखिए उसको एंडोर्स किया जा रहा है, सब लोग समर्थन भी कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से लेके चाहे पीएम मोदी साहब भले बीच का शब्द ले रहे हैं कि एक है तो सेफ है। क्या लगता है कि यह बयान जो है यह कितना आपके लिए संजीवनी काम करेगा, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है? नहीं, निश्चित रूप में महाराष्ट्र में जो है बंटोगे तो कटोगे वाली जो कोई आज का तो मामला नहीं। छत्रपति शिवाजी ने 18 पगड़ जातियों को बंटने से एक किया था। जब तक वो बटे हुए थे तब तक मुगल काट रहे थे। छत्रपति शिवाजी सबको एक कर दिया, अटक से कटक लेकर तक जो है हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की धरती है, काटने वाले औरंगजेब की धरती नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी समेत जो रोज 15 मिनट की चेतावनी देकर जाते हैं, वे ध्यान रखें कि उनकी 15 पीढ़ियां भी उतर आएंगी। तो छत्रपति शिवाजी की इस धरती के प्रज्वलंत शौर्य को जो है वो चुनौती नहीं दे सकते। ये औरंगजेब की जागीर नहीं बनाई जा सकती। शरद पवार जो है वो औरंगजेब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे कि सूर्याजी पिसाल जिन्हें छत्रपति शिवाजी से दगा की थी उसके कुल के हैं।
तो ये सूर्या जी पिसाल का पुल यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा छत्रपति शिवाजी का पुल चलेगा। लेकिन एक आपके ही पार्टी में कहीं इस बात को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाले पे बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए अशोक चौहान की बात कर लें, पंकजा मुंडे की बात कर लें, कुछ ऐसे नेता है जो उसी बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, कहते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है, महाराष्ट्र विकास को लेकर चुनाव होना चाहिए, आप लोग ये मुद्दे लाके कहीं कहीं वोट बढ़ जाएगा। देखिए धरती छत्रपति शिवाजी की है, छत्रपति शिवाजी को सबने पहली बार तो स्वीकारा नहीं, लेकिन जो हिंदवी स्वराज के भगवा ध्वज के नीचे आया तो उसने जो है कालांतर में हिंदवी स्वराज की संस्थापना को ही श्रेयस्कर पाया। तो जिसके मन में आशंकाएं हैं वो निपट जाएंगी। संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के प्रीएम्बल में, प्राकथन में यही तो कहा है ना कि भाषा, प्रांत, जात सबसे ऊपर उठकर हमको एक होना है। वही बात अगर योगी आदित्यनाथ जी कह दें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह दें, तो आशंका की गुंजाइश है कहाँ? गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनको कैसे समझाएंगे जो आपके मित्र हैं, यानी पार्टी में हैं? नहीं, सब समझ जाएंगे। अजित पवार की मैं बात कर रहा हूँ। सब समझ जाएंगे। अजित पवार भी जो है कई बार समझ के भी जो ना समझे उसको भी लोग नासमझ कहते हैं, और श्रीमान अजित पवार बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत शीघ्र समझ जाएंगे। अगर आप उनके लिए आप बैटिंग कर रहे हैं कि समझदार, लेकिन वो जो समझने को तैयार नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे, क्योंकि आप देखिए जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं उस जगह पर आप कहीं पर भी ना तो मोदी साहब का कोई फोटो लग रहा है, यानी वो अपने एजेंडा ला रहे हैं, अपना ही प्रचार कर रहे हैं। कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं वो तो अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी के नाम पर तो डंका ऐसा है कि ट्रंप भी जो है वो मोदी जी की नीतियों को स्वीकारते हैं, तो अजित पवार को स्वीकारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कहाँ कोई मोदी जी का जो है पोस्टर छोड़कर जाएंगे कहाँ? कर रहे हैं कि समझदार, लेकिन वो जो समझने को तैयार नहीं होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे, क्योंकि आप देखिए जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं उस जगह पर आप कहीं पर भी ना तो मोदी साहब का कोई फोटो लग रहा है, यानी वो अपने एजेंडा ला रहे हैं, अपना ही प्रचार कर रहे हैं। कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं वो तो अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी के नाम पर तो डंका ऐसा है कि ट्रंप भी जो है वो मोदी जी की नीतियों को स्वीकारते हैं, तो अजित पवार को स्वीकारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कहाँ कोई मोदी जी का जो है पोस्टर छोड़कर जाएंगे कहाँ? सबका कल्याण जो है वो मोदी जी की नीतियों के स्वीकार में है। स्वीकार में है, आप मानते हैं। लेकिन एक अगर चूंकि एक नाथ शिंदे की हम चूंकि बात कर रहे हैं, एक नाथ शिंदे चूंकि उन्होंने एक फ्रंट में खेल रहे हैं और लग रहा है कि उनके मार्गदर्शन चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या लगता है सीएम को लेकर? क्योंकि हर कोई अपने आप कह रहा है कि सीएम शायद मैं बनूंगा, हालांकि आप लोगों को पहले से कह दिया है कि सीएम चुनाव के बाद तय किया जाएगा। क्या लगता है एक नाथ शिंदे के भविष्य को लेकर अगर कहें, कितनी आप लोगों के लिए अच्छे सपोर्ट मिल जाएगा? 23 नवंबर तक तो मुख्यमंत्री आदरणीय एक नाथ शिंदे ही हैं, और 23 नवंबर के परिणाम के बाद ये तीनों दल बैठकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल सीएम जो है वो एक नाथ शिंदे हैं। अगर जैसे कि सत्ता आती है, महायुति सरकार अगर आ जाती है, थमी मजाटी आ जाती है, बीजेपी जो कि बड़े सबसे सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर सब कुछ सही हो जाता है, जनता आप लोगों को साथ दे देती है, तो क्या लगता है जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में देखने को मिला है कि नए चेहरे बदल दिए गए, क्या लगता है कि यहाँ पे भी कोई नया चेहरा आ सकता है? नहीं, कई बार चेहरे जो है नहीं बदले जाते। नायब सिंह सैनी नहीं बदले गए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ नहीं बदले गए। तो हर जगह जो है एक ही तरह का नियम और निर्णय नहीं होता। राजनीति में समय, काल और परिस्थिति के अनुकूल बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इसकी गुंजाइश तो ये भी नहीं इनकार कर सकते कि किसी को अगर लगे तो शायद नया चेहरा भी नहीं आ सकता। राजनीति अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, इससे कौन इनकार कर सकता है? एक लगता है लाडली बहन जो योजना है जो लाए, वास्तव में उनको काफी प्रसाद मिला, 2.5 करोड़ के आसपास बहनों को लगातार पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा कंपेन भी चल रहा है। ये कितना काम करेगा आप लोगों के लिए? क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो कि स्त्री सशक्तिकरण जो है इसका उद्देश्य है। किसी घर की गृहिणी के हाथ में जब उसके अपने हक का पैसा आता है तो छोटी छोटी मांगों के लिए उसको अपने परिवार के कर्ता पुरुष के पास हाथ पसारना नहीं पड़ता। तो उसके सशक्तिकरण की दृष्टि से ये जो योजना आई है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना से शुरुआत की थी 2006 में, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था। कालांतर में वो लाडली बहना योजना जब लेकर आए तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया। आज सारे लोग जो उसकी कॉपी कर रहे हैं। उसी तरह से आज एक नाथ शिंदे जी के खिलाफ जब उन्होंने लाडली बहना योजना लाई, यहाँ लाड़की बहना योजना लाई, तो ये उद्धव ठाकरे और उनके जो बगल बच्चा दल के साथी हैं वो अदालतों में इसको रुकवाने जा रहे थे। आज अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम दूना दे देंगे।
तो ये इस बात का प्रमाण है कि लाडली बहना का प्रभाव महाराष्ट्र की बहनों पर पड़ा है। इसी कारण जो कल तक इसका विरोध कर रहे थे, आज वो भी इस बात के लिए लोगों के सामने वादे कर रहे हैं। भले उनके वादे सिर्फ चुनावी वादे हों, लेकिन वादे कर रहे हैं कि हम करेंगे। एक चूंकि एक दो मुद्दे बड़े, और मैं पूछना चाहूंगा कि ओबीसी का मुद्दा एक बड़ा है, मराठाओं का मुद्दा जो कि एक बड़ा मुद्दा है, और 200 चुनाव में देखा कि बीजेपी को या महायुति को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार कैसे देखते हैं आप लोग, कैसे उनके साथ साठगांठ? मराठा भलीभांत जानता है कि शरद पवार और कांग्रेस ने उसके साथ ठगी के अलावा कुछ नहीं किया। मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले 1980 में आया। अन्ना साहब पाटिल ने 1982 में इसी मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर आत्महत्या कर ली थी, खुद को गोली मार ली थी। 1980 के बाद शरद पवार कितनी बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस से कितने मुख्यमंत्री हुए, कितने मराठा मुख्यमंत्री हुए, किसी ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस जी 2014 मुख्यमंत्री बने, मराठा आरक्षण को लागू किया, हाई कोर्ट में उसको जो है टिकाया। जब देवेंद्र फडणवीस नहीं रहे, शरद पवार के समर्थन वाली सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तो शरद पवार ने हमेशा सूर्याजी पिसाल की औलाद बनकर हमेशा मराठों के पीठ में छुरा घोंपा है। ये महाराष्ट्र का मराठा भलीभांत जानता है, इसलिए वो किसी बहकावे में आने वाला नहीं। यानी मराठाओं का जो कई आपके नेताओं ने बड़े कहा भी है कि उसमें जो है करीबन मराठाओं उनके साथ नहीं, हमारे साथ भी हैं। तो लगता है कि जो तो सीएसडीएस की रिपोर्ट है कि लोकसभा चुनाव में भी मराठा समुदाय ने सबसे अधिक एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, मोदी जी के नेतृत्व वाले अलायंस को सबसे अधिक मतदान किया है। ये तो सीएसडीएस जो भाजपा से के विरोध में जो सर्वे अक्सर करता है उसकी रिपोर्ट है। बिल्कुल। तो लगता है कि इस बार भी जो मनोज जरंगे पार्टी का जो उन्होंने नारा दिया है कि हम तो विरोध करेंगे, वो शायद काम नहीं करेगा। जरंगे पार्टी की सुपारीबाजी सब लोग जान रहे हैं कि शरद पवार के मोहरे हों। बिल्कुल। आपको अगर एक चलते चलते 1-2 सवाल और पूछूं, आखिरी सवाल, क्या लगता है प्रेडिक्शन की हम बात करें, अब तो जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों का इंटरनल सर्वे होता है। प्रचंड जनादेश है, प्रचंड जनादेश है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोग कह रहे थे कि भाजपा हार जाएगी, प्रचंड जनादेश मिला। छत्तीसगढ़ लोग कह रहे थे भाजपा हार जाएगी, प्रचंड जनादेश मिला। हरियाणा में तो चुनाव परिणाम के दिन सुबह तक सब कह रहे थे कि भाजपा हार जाएगी, प्रचंड जनादेश मिला। वहां भूतपूर्व मिला, भाजपा को इतनी सीटें कभी नहीं मिली थी। जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू रीजन में जो हिंदू बहुल इलाके थे, उसमें से 31 में 29 सीटें के लिए भाजपा को मिली। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय लिया हुआ है। बस वो ईवीएम की बटन दबाने और परिणाम आने की देरी है। राज ठाकरे को कैसे देखते हैं? क्योंकि राज ठाकरे तो साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी में नजदीकियां हैं, उनके आदर्शों को मैं अच्छा लगता है, क्योंकि जब से मैं देखा हूं, बाला साहब से जानता हूं। क्या लगता है आदर्श, और राज ठाकरे भी कहते हैं साथ में कि हमारे अपना सरकार नहीं बनने वाली, किंग मेकर की भूमिका में निभाने वाला हूं। जनांगे पार्टी की सुपारीबाजी सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी में नजदीकियां हैं, उनके आदर्शों को मैं अच्छा लगता है, क्योंकि जब से मैं देखा हूं, बाला साहब से जानता हूं। क्या लगता है आदर्श, और राजा साहब ये भी कहते हैं साथ में कि हमारे अपना सरकार नहीं बनने वाली, किंग मेकर की भूमिका में निभाने वाला हूं। देखिए, समर्थकों की बड़ी भूमिका होती है। जब शपथ ग्रहण होता है तो करतल ध्वन करने वाले की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो राज ठाकरे बहुत अच्छी करतल ध्वन के करने में समर्थ व्यक्तित्व है। यानी 23 तारीख को हम कह सकते हैं कि बीजेपी के ऑफिस में या फिर देश के विदेश में, यहाँ पर तमाम जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ हमारे यहाँ ढोल नगाड़े बजेंगे और वहाँ ईवीएम के नाम पर विधवा विलाप होगा। फिर से ईवीएम को दोष दिया जाएगा। ईवीएम को दोष देंगे। राहुल गांधी को दोष दे सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को दोष दे सकते हैं क्या? दुकान बंद हो जाएगी। संविधान को लेकर आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, संविधान को लेकर जो एक वापस यहाँ जनांगे पार्टी की सुपारीबाजी सब लोग जान रहे हैं कि शरद पवार के मोहरे हों। बिल्कुल। आपको अगर एक चलते चलते 1-2 सवाल और पूछूं, आखिरी सवाल, क्या लगता है प्रेडिक्शन की हम बात करें, अब तो जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों का इंटरनल सर्वे होता है। प्रचंड जनादेश है, प्रचंड जनादेश है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोग कह रहे थे कि भाजपा हार जाएगी, प्रचंड जनादेश मिला। छत्तीसगढ़ लोग कह रहे थे भाजपा हार जाएगी, प्रचंड जनादेश मिला। हरियाणा में तो चुनाव परिणाम के दिन सुबह तक सब कह रहे थे कि भाजपा हार जाएगी, प्रचंड जनादेश मिला। वहां भूतपूर्व मिला, भाजपा को इतनी सीटें कभी नहीं मिली थी। जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू रीजन में जो हिंदू बहुल इलाके थे, उसमें से 31 में 29 सीटें के लिए भाजपा को मिली। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय लिया हुआ है। बस वो ईवीएम की बटन दबाने और परिणाम आने की देरी है। राज ठाकरे को कैसे देखते हैं? क्योंकि राज ठाकरे तो साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी में नजदीकियां हैं, उनके आदर्शों को मैं अच्छा लगता है, क्योंकि जब से मैं देखा हूं, बाला साहब से जानता हूं। क्या लगता है आदर्श, और राजा साहब ये भी कहते हैं साथ में कि हमारे अपना सरकार नहीं बनने वाली, किंग मेकर की भूमिका में निभाने वाला हूं।
देखिए, समर्थकों की बड़ी भूमिका होती है। जब शपथ ग्रहण होता है तो करतल ध्वन करने वाले की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो राज ठाकरे बहुत अच्छी करतल ध्वन के करने वाले समर्थ व्यक्तित्व हैं। यानी 23 तारीख को हम कह सकते हैं कि बीजेपी के ऑफिस में या फिर देश के विदेश में यहाँ पर तमाम जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ हमारे यहाँ ढोल नगाड़े बजेंगे और वहाँ ईवीएम के नाम पर विधवा विलाप होगा। फिर से ईवीएम को दोष दिया जाएगा। ईवीएम को दोष देंगे। राहुल गांधी को दोष दे सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को दोष दे सकते हैं कि दुकान बंद हो जाएगी। संविधान को लेकर आखिर सवाल मैं पूछ रहा हूँ, संविधान को लेकर जो एक वापस यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी हर जगह संविधान को लेकर काफी लेकर हमेशा दिखाते हैं वो कि वो वापस कहते हैं संविधान बदलने की, यहाँ से शरद पवार से लेकर सब। क्या लगता है वो कुछ इम्पैक्ट इस बार भी करेगा काम? देखिए, संविधान सबने देखा कि राहुल गांधी के पास संविधान की प्रति जो है अंदर कोरे कागज हैं। जैसे राहुल गांधी के जीवन की सफलता की किताब कोरी है, जैसे उनकी झूठ कोरे बोलते हैं वो, जैसे कोरी बकवास करते हैं वो, वैसे उनकी संविधान की बात भी कोरी। और जो लाल रंग का संविधान की प्रति लेके चलते हैं ना, उसकी जो असली प्रति देखेंगे तो उसके प्रथम पृष्ठ पर नेहरू ने कैसे संविधान का नुकसान किया, और दूसरी जो पृष्ठ है उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे संविधान को बुलडोज करने का दुष्कर्म किया, यह पूरी तरह से उसमें लिखा हुआ है। एक बार राहुल गांधी असली वाला जो लाल प्रति है खोलकर पढ़ लें। धन्यवाद यार प्रेम शुक्ला साहब। देख रहे हैं किस तरीके से खुलकर जाहिर से बात रखते हैं और बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और अच्छे नेता हैं बीजेपी के, और ये साफ साफ दावा कर रहे हैं कि 23 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा, मतगणना जब होगी, उस दौरान बीजेपी के कार्यालयों में से लेकर तमाम जगहों पर ढोल नगाड़े बजेंगे और कांग्रेस या यूं कहें महाविकास आघाड़ी ईवीएम को दोष देगी। लेकिन यह देखना होगा 23 नवंबर को आखिरकार क्या होता है, परिणाम क्या होते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। लगातार जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, ऐसे तमाम तरीके से अलग तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है। अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।